हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत दिया है। और एग्जाम में जो है एटॉमिक थ्योरी से यानी परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी पॉइंट को कवर करूंगा और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है मैंने केमिस्ट्री के 3 लेक्चर डाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले जो है परमाणु सिद्धांत महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था। महर्षि कणाद थे एक, जिन्होंने पहली बार परमाणु सिद्धांत दिया था। और भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार यानी इंडियन फिलोसफी के अनुसार 5 मूल तत्व माने गए हैं। 5 मूल तत्व जो हैं वो इंडियन फिलोसफी के अनुसार माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। पर महर्षि कणाद ने जो है ये 5 मूल तत्व को नहीं माना। इन्होंने कहा कि 4 मूल तत्व ही हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो है अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन्होंने आकाश को जो है ये मूल तत्व नहीं माना था महर्षि कणाद ने। और महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाते हैं, अगर कोई पदार्थ यानी कोई मैटर है उसको हम लगातार विभाजित करते जाते हैं, यानी विभाजित किए फिर विभाजित किए फिर विभाजित किए, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसके बाद वो विभाजित होना बंद हो जाता है। यानी उसके बाद आप उसको डिवाइड या विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जब ये अवस्था आ जाती है कि पदार्थ जो है यानी मैटर विभाजित नहीं हो पाता है, तो उसी पदार्थ को परम अणु कहा जाता है। और यही जो था महर्षि कणाद की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा थी, यानी उनका जो है एटॉमिक थ्योरी का डिफिनेशन था। और सबसे पहले परमाणु की संकल्पना भारतीय दर्शन शास्त्र यानी कि इंडियन फिलोसफी में देखने को मिलती है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है एमसीक्यू एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक बार जो है हम महर्षि कणाद की जो परमाणु सिद्धांत परिभाषा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो महर्षि कणाद के अनुसार जो है हम किसी भी पदार्थ को विभाजित कर सकते हैं। और विभाजित करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो पदार्थ यानी वो जो मैटर है वो विभाजित नहीं होगा। और यही जो मैटर या जो पदार्थ जो विभाजित नहीं होगा इसी को परम अणु कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है 1803 में दी गई। इन्होंने 1803 ईस्वी में जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया। और इनके सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है यानी जो एटम है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। महर्षि कणाद ने यह कहा था कि पदार्थ को यानी मैटर को विभाजित किया जा सकता है और एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो मैटर विभाजित नहीं होगा। इसी को इन्होंने परमाणु कहा था महर्षि कणाद ने। लेकिन डाल्टन ने यह कहा कि परमाणु को जो है डिवाइड किया जा सकता है, यानी एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पदार्थ है जिस परमाणु से यानी जिस एटम से मिलकर बनता है उन सभी परमाणुओं का यानी उन सभी एटम्स का आकार यानी कि उनका शेप, द्रव्यमान यानी कि उनका मास और रासायनिक गुणधर्म यानी कि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होंगे? समान होंगे, यानी सब सिमिलर होंगे। इसको जो है फिगर से समझिए। मान लीजिए कि आपका एक ये जो मैटर है यानी पदार्थ है, ये जिस एटम से मिलकर बने हैं ना, जितने एटम से मिलकर बने हैं ये सारे जो एटम है यानी सारे जो ये परमाणु है, इनका आकार, इनका द्रव्यमान यानी कि इनका मास, इनका रासायनिक गुणधर्म यानी कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी वो सारे समान होते हैं यानी सारे सिमिलर होते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कहा। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उनमें ये दो बात ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहा था कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। और कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तो उन सभी परमाणुओं का शेप, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म यानी कि शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज वो समान होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो बोला था कि एटम को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में।
तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, यानी इसकी खोज किसने की थी, इनमें नेचर ऑफ चार्ज कैसा होता है, और अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज कितना होता है, और इनका मास यानी इनका द्रव्यमान कितना होता है। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है यानी इसका जो खोज किया था वो सर जे थॉमसन ने किया था 1869 में। उसके बाद जो है प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन रदरफोर्ड ने जो है इनका खोज नहीं किया था प्रोटॉन का, इन्होंने इसका नाम दिया था प्रोटॉन, पर खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 में। अब नेचर ऑफ चार्ज देख लेते हैं कि कौन सा चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पे जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी होता है, लेकिन इसमें जो है निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी चार्ज दोनों में बराबर होते हैं। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन के जीरो चार्ज रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो चार्ज भी जीरो रहेगा। उसके बाद देखिए मास यानी कि द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का है आपका 1.672614 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का है 1.67492 इंटू 10⁻27 kg। तो इसमें सबसे भारी कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे है 1.672, यहाँ पे है 1.674, और दोनों पे -27 है। ठीक, तो सबसे भारी जो है आपका न्यूट्रॉन होता है, ये सबसे भारी होता है। उसके बाद जो है प्रोटॉन होता है, मतलब न्यूट्रॉन से कम भारी होता है प्रोटॉन, और उससे भी कम भारी होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, और बीच का जो है वो प्रोटॉन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, यानी थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो थॉमसन ने क्या कहा था? तो थॉमसन का सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु बहुत बड़े धनावेशित भाग यानी बहुत बड़े पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और इसमें जो है तरबूज के बीज के समान इलेक्ट्रॉन सजा रहता है। यानी थॉमसन के अनुसार ये कहा गया कि जो परमाणु होता है यानी जो एटम होता है वो प्रोटॉन से बना होता है। ये पूरा क्या है? प्रोटॉन से बना हुआ है, और इसमें जो है तरबूज के बीज की तरह, ये तरबूज के बीज की तरह जो है इलेक्ट्रॉन सजा रहता है। ये कहना था थॉमस के परमाणु सिद्धांत का, और इसी सिद्धांत को थॉमसन का परमाणु सिद्धांत कहा गया, या इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा गया, या इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, किसने दिया था? तो थॉमसन ने ही, इसी को कहा गया। उसके बाद जो है वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा गया, थॉमसन के एटॉमिक थ्योरी को। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। थॉमसन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसमें कुछ कमियां थी। वो क्या क्या कमियां थी? तो इनकी थ्योरी में कहीं भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात नहीं की गई थी। इन्होंने केंद्रक और न्यूक्लियस की बात बिल्कुल नहीं की थी अपने परमाणु सिद्धांत में। उसके बाद जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्रम यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार सजे होते हैं इसे बताने में ये असमर्थ रहे। इन्होंने बस ये कहा कि तरबूज के बीज की तरह जो है इलेक्ट्रॉन सजे रहते हैं, पर ये जो है बाद में गलत साबित हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में यानी परमाणु में इस तरह से सजे नहीं होते हैं। तो ये दो कमियां थी थॉमसन के सिद्धांत में, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो परमाणु सिद्धांत आया वो किनका आया? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी यानी रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि इन्होंने जो है अल्फा रेज, इन्होंने जो है अल्फा रेज को पास किया एक गोल्ड फॉइल से, यानी सोने की परत से इन्होंने अल्फा रेज को पास किया। तो इन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फा रेज जो है वो बिल्कुल सीधी निकल गई, और इन्होंने ये भी गौर किया कि कुछ अल्फा रेज जो है वो टकराकर वापिस आ गई। ठीक, तो इन्होंने ये लॉजिक दिया कि जो एटम है यानी जो परमाणु है उसका जो है अधिकांश भाग जो है वो क्या है? खोखला है। अधिकांश भाग परमाणु का क्या है? खोखला है। तभी तो
जो अल्फा रेज थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई, लेकिन इन्होंने ये गौर किया कि कुछ जो रेज है वो क्या हुआ, वापस लौट गई। तो यहाँ पे इन्होंने ये लॉजिक दिया कि इसके जो केंद्रक है यानी इसके जो न्यूक्लियस है वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसलिए जो है अल्फा रेज क्या होता है, अल्फा रेज निगेटिव होता है। तो अल्फा रेज रिपल्स हो रहा है यानी वापिस आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता सेंटर में तो अल्फा रेज भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को आपस में खींच लेते हैं। लेकिन अगर वापिस आ रहा है, रिपल्स हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है। तो उन्होंने इसलिए जो है यहाँ पे ये लॉजिक दिया कि एटम के यानी कि परमाणु के जो सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो है अल्फा रे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हुआ, टकराकर वापिस आ गया। और इन्होंने ये भी कह दिया कि बाकी जो एटम का पार्ट है वो क्या है, खोखला है। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी यानी उनका परमाणु सिद्धांत। इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत के लिए अल्फा किरणों का यूज किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किन किरणों का यूज किया था रदरफोर्ड ने, तो अल्फा किरणों का यानी अल्फा रेज का यूज किया था इन्होंने। उसके बाद है इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी देने के लिए गोल्ड फॉइल यानी सोने की पतली परत का यूज किया था। सोने की पतली परत यानी गोल्ड फॉइल से इन्होंने अल्फा रेज को क्या किया था, पास किया था। उसके बाद है जब अल्फा किरणें यानी अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पर डाला गया तो अधिकतर रेज जो है सीधी निकल गई। इसका मतलब इन्होंने ये समझा कि एटम का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, खोखला है यानी कि इम्प्टी है। उसके बाद जो है कुछ किरणें यानी कुछ रेस टकराकर वापस लौट गई। इसका मतलब इन्होंने ये लगाया कि केंद्र यानी सेंटर में कोई पॉजिटिव भाग है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे पूरे एटम का मास निहित है, और इसे ही केंद्रक और न्यूक्लियस कहा गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये बताया कि इसी केंद्रक यानी इसी न्यूक्लियस की चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यानी ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, इन्होंने पहली बार बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरह गति करते हैं जिस तरह सोलर सिस्टम में ग्रह यानी कि प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं। यानी उन्होंने जो है एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की गति को सूर्य के और आपका प्लैनेट की जो गति है उससे इन्होंने कंपैरिजन किया। आगे देखते हैं हम रदरफोर्ड सिद्धांत की कुछ कमियां थी, उस कमियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका कि जब इलेक्ट्रॉन केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो एक समय के बाद वो अपनी ऊर्जा को खत्म करके केंद्रक में गिर जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी इन्होंने ये बात तो बताया कि केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या चक्कर लगाता रहेगा, और लगाता रहेगा तो क्यों वो लगाता रहेगा, क्योंकि अगर कोई चीज चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, और एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा, केंद्रक में गिर जाएगा, तो इससे क्या होगा, बाद में परमाणु खत्म हो जाएगा। तो इनके अनुसार तो ब्रह्मांड भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं इनकी एनर्जी कभी ना कभी लॉस हो जाएगी, और लॉस होगी तो वो गिर जाएगा, सूरज में चला जाएगा, तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो ये बात को ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जो ये चक्कर लगा रहे हैं तो वो किस एनर्जी से लगा रहे हैं, और ये कब तक ये चक्कर ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बता पाए कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये दो कमियां रही इनके मतलब परमाणु सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो परमाणु मॉडल आया वो किसका आया, तो नील्स बोह का अगला परमाणु मॉडल आया। इन्होंने जो है नील्स बोह ने परमाणु को, परमाणु नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। नील्स बोह ने इलेक्ट्रॉन्स को केंद्रक से KLMN बढ़ते हुए ऑर्बिट में बांटा। देखिए रदरफोर्ड ने जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये नहीं बता पाए थे, इनकी ये कमी थी। नील्स बोर ने जो है इसको KLMN ऑर्बिट को बढ़ते हुए क्रम में बांट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो K में इतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L में इतने रह सकते हैं, M में इतने रह सकते हैं, और N में इतने रह सकते हैं। तो नील्स बोर ने इस पे काम किया था, और इनके अनुसार जो है प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2n² होती है, और n का मतलब होता है कौन से नंबर का ऑर्बिट। तो इस पिक्चर में देखिए ये जो पहला ऑर्बिट है ये क्या है, K है, ठीक। तो K बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, n का मतलब होता है कौन से नंबर का ऑर्बिट। तो K जो है वो पहले नंबर का ऑर्बिट है। उसी तरह से L
एल क्या है, दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, तो एल 2 हो गया। उसके बाद एम क्या है, तीसरे नंबर का ऑर्बिट है। और आपका एन क्या है, चौथे नंबर का ऑर्बिट है। तो के में जो है, के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। के का क्या है, 1। के का जो ऑर्बिट नंबर है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो के में जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हैं। उसी तरह से आपका एल है, एल का क्या है, एन 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो एल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। उसी तरह से एम, यहाँ 3 स्क्वायर हो गया, तो 9 इंटू 2 18, यानी एम में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, और एन में जो है आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। तो इन्होंने जो है के एल एम एन बढ़ते हुए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को बांट दिया, और इन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 2n² होगी, और n का मतलब होगा कि कौन से नंबर का ऑर्बिट। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम। उसके बाद देखिए, नील्स बोर के द्वारा जो है हर कक्षा में फिक्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये बात जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं केंद्रक के चारों तरफ, ये कैसे घूम रहे हैं। तो हर एक कक्षा में जो है वो फिक्स एनर्जी की जरूरत होती है। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे है तो वो क्या होगा, घूमते रहेगी, वो कभी भी वो नीचे नहीं गिरेगी, अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगी, वो उसमें घूमते रहेगी। उसके बाद जो है एनर्जी, जो फिक्स एनर्जी की जरूरत है, तो के सेल यानी जो अंदरूनी सेल है उसको सबसे कम एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए। उसके बाद जो है एल को उससे ज़्यादा चाहिए। उसके बाद एम को उससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उसके बाद एन को उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और इसमें जो है फिक्स एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, घूमता रहेगा। हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी। ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आना चाहता है तो उसे क्या होगा, एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कम एनर्जी की जरूरत है ना इससे, तो ये एनर्जी को लॉस करेगा, तब ये इस ऑर्बिट में आएगा। इस ऑर्बिट से अगर इस नीचे वाले ऑर्बिट में आना चाहता है तो एनर्जी को ये लॉस करेगा, तब इसमें आ सकता है। और अगर इस ऑर्बिट से इधर वाले ऑर्बिट में आना चाह रहा है, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, तो एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए, तब तो इधर से इधर आएगा ना ये। तो इन्होंने यही कहा कि इनके अनुसार जो है, अगर इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली ऑर्बिट से ज़्यादा ऊर्जा वाली ऑर्बिट में जाती है तो उसे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और यदि ज़्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिट से उसको कम एनर्जी वाली ऑर्बिट में जाना है तो उसे एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। ये बोला नील्स बोर ने। तो होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।